हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ+YT पर। और अब तक हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के 3 वीडियोस लेकर आ चुके हैं और आज हम फाइनल बात करेंगे, अंतिम। अब तक पीछे हमने कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूले आए थे, फॉर्मूलों के हमने सीधे ही आपको आंसर्स दे दिए थे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस का डेरिवेशन देखना है तो हमने सभी कुछ जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी के डेरिवेशंस, उनसे संबंधित चैप्टर्स के वीडियोस में प्रोवाइड करवाए हैं। फुल्ली डिटेल से आपको समझाया गया है वहाँ पर, तो आप प्लीज़ वहाँ से उन्हें देख सकते हो। और तो चलिए हम आज के बारे में फिर से बात करें, शुरू करें आज के वीडियो को। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कराइए। व्हाट्सएप पे करा सकते हो, फिर फेसबुक पे करा सकते हो, इंस्टा पे करा रहे हो, जहाँ भी आपके पास जो भी सोशल मीडिया है आप उनके साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले और हमें भी अच्छा लगे। आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया हमारे पास आती है, कोशिश हम करते हैं कि उन सभी की आपको सॉल्यूशंस दिए जाएं, या हमें आपके कुछ अच्छे कमेंट्स पढ़ के भी अच्छा लग रहा होता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस जरूर करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो 79 क्वेश्चंस अब तक सॉल्व हो चुके थे 3 वीडियोज में। आज चौथा पार्ट हमारे पास है। 80वें प्रश्न की हम बात करेंगे आज। तो 80वें प्रश्न में हमारे पास क्या है प्रश्न, देखें हम 37 प्रश्नावली में से है, 13वीं प्रश्नावली है, प्रक्षेप से संबंधित क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है यदि सदिश ए, कह रहा है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप का सूत्र है। इस प्रक्षेप के सूत्र को जब बता देते हैं हम, क्योंकि हमने इसका वीडियो बनाया नहीं है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जब प्रक्षेप निकाला जाता है तो जिस वेक्टर पर प्रक्षेप निकाला जाता है तो वो किस रूप में आपके पास प्राप्त होता है वो देख लीजिए। ए का बी पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं तो जिस पर प्रक्षेप निकाला जाता है उस वेक्टर के परिमाण का तो हम भाग दे देंगे। यहाँ बी पर निकाल रहे हैं तो बी के परिमाण का भाग देंगे और अंश में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी बी का इकाई सदिश। जिस सदिश पर प्रक्षेप डाला जाता है उसका इकाई सदिश होता है, ये ध्यान रखना है। या फिर कहें तो उसी के परिमाण का भाग लगता है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है बी, तो यहाँ बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81वें प्रश्न की हम बात करते हैं। दो सदिश ए तथा बी परस्पर लंबवत होंगे यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। ए बी सीधा प्रतिबंध है, ए वेक्टर बी वेक्टर लंबवत कहलाते हैं यदि डॉट प्रोडक्ट 0 हो। भाई 82वें प्रश्न की हम बात करें तो यदि समांतर चतुर्भुज को दो आसन्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से निरूपित है, को लिखा हुआ है, इसको की कर लीजिए। समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के द्वारा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल लिखा हुआ है। क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो सामान्य जैसा क्षेत्रफल हम पढ़ते आ रहे हैं वही है। और समझ लेना क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि आंसर तो देखा जाए तो क्षेत्रफल के रूप में दोनों ही हैं, पर ये क्षेत्रफल केवल परिमाण के रूप में है, केवल परिमाण के रूप में है ये क्षेत्रफल जो पूछा गया है यहाँ पर। ये सदिश रूप में नहीं है। यदि सदिश रूप में होता तो लिखा जाता सदिश क्षेत्रफल ज्ञात, बताइए क्या होगा। तो सदिश क्षेत्रफल नहीं पूछा है, केवल क्षेत्रफल पूछा है, यानी परिमाणात्मक मान पूछा है। और वो होगा आपके पास जो यहाँ लिखा हुआ है, दोनों सदिशों के सदिश गुणन का परिमाण, ये आपके पास समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। और यदि सदिश क्षेत्रफल पूछा जाता तो आपके पास ऑप्शन बी होता, पर प्रेजेंट में बी नहीं होगा। ध्यान रखना है, केवल क्षेत्रफल पूछा गया है, सदिश क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है। ये दो सदिशों के सदिश गुणन की ज्योमितीय व्याख्या होती है कि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में निरूपित किया जाए तो वह समान चतुर्भुज के सदिश क्षेत्रफल को निरूपित करता है। ठीक है, सदिश गुणन किसको निरूपित करता है, समान चतुर्भुज के सदिश क्षेत्रफल को। अगर फिलहाल क्षेत्रफल पूछा गया है इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए 83वें प्रश्न की बात करते हैं। यदि सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल देंगे। संगत आई जे के जो आपके पास इकाई सदिश हैं इनको उन्हीं के संगत गुणा कर देंगे तो आपके पास उन सभी का बीजीय योग ए डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप निकालेंगे तो -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस का 6 हो जाएगा। जे का गुणांक 1 है और यहाँ पर जे का गुणांक 2 है, तो 1 गुणा 2 2 ही होता है। और यहाँ के कैप का गुणांक 2 है, यहाँ के कैप का गुणांक है वो 4 है, तो 4 दूनी 8। तो फाइनली हमारे पास जो मान होगा 8 तो 10, 10 में से 6 घटा देंगे 4, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 4 होगा, यानी ऑप्शन डी आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84वां प्रश्न। यदि सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर हैं तो
अल्फा का मान होगा। देखो दो सदिश समांतर कहलाते हैं कब, जब ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर होता है। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर होता है, या फिर कहते हैं तो इनके संगत घटक हैं वो समानुपाती होते हैं। ये दो सदिशों के समांतर होने का या फिर कहें तो संरेख होने का प्रतिबंध है। तो आप इनकी तुलना कर सकते हो। यहाँ पे ए वेक्टर की जगह पर 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 4k कैप और इक्वल टू में लिख सकते हो लैम्बडा से गुणा करके लिख दो बी वेक्टर को, तो माइनस का 3 लैम्बडा i कैप और प्लस में अल्फा लैम्बडा जे कैप और तीसरा हो जाएगा माइनस में 6 लैम्बडा के कैप। अब हम तुलना करेंगे आई के गुणांकों की, तो आई कैप के जो गुणांक होंगे वो होंगे 2 इक्वल टू माइनस में 3 लैम्बडा। तो यहाँ से आपको लैम्बडा की वैल्यूज मिलेगी माइनस में 2/3, ये आपके पास लैम्बडा का मान है। सेकंड जे कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो -1 इक्वल हो जाएगा किसके, प्लस में लैम्बडा अल्फा लैम्बडा के। ठीक है, यहाँ से आपके पास जे कैप का गुणांक है वो कितना है, अल्फा लैम्बडा, तो अल्फा गुणा के समान हो जाएगा -1। तो यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा और लैम्बडा की जगह पर माइनस में 2/3 रख देंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अल्फा की जो वैल्यूज है वो आपके पास 3/2 आ जाएगी। ठीक है, उल्टा गुणा कर देंगे इधर तो अल्फा का मान 3/2 होगा। ऑप्शन है आपके पास बिल्कुल ए, तो ए आपके पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए 85% की बात करते हैं। कहता है एक सदिश ए का जो परिमाण है वो 3 है, सदिश बी का परिमाण 4 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान है वो 6 है। तो ए और बी के मध्य का कोण यदि थीटा हो तो कोस थीटा ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा है हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान रखें, ये फॉर्मूला होता है। तो कोस थीटा की वैल्यूज हम निकाल देंगे यहाँ से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पर 6, ए वेक्टर का परिमाण 3 है, बी वेक्टर का परिमाण है वो 4 है। तो काट देंगे हम इसे 6/12 या कहें तो 1/2। ये कोस थीटा का मान है 1/2 और 1/2 कोस में किसके लिए मान होता है भाई, π/3 या कहें तो 60 डिग्री के लिए। तो थीटा का मान है वो π/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास π/3, बिल्कुल है, ऑप्शन ए ही है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 86%। ये है आई कैप क्रॉस के कैप। देखो जो सदिश गुणन होता है उस सदिश गुणन को आपने पढ़ा होगा। सदिश गुणन हमेशा साइक्लिक रूप में होता है IJK के रूप में। तो हम साइक्लिक रूप में इसे रिप्रेजेंट करें तो ये हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, इस वृत्त में इस प्रकार से मैंने तीर लगा दिए साइक्लिक रूप में। तो मान लीजिए यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है और यहाँ पर के कैप है। अब देखिए यदि इसी क्रम में हम इनका गुणा लिखते हैं तब तो ये धनात्मक होंगे और यदि तीर के चिन्ह के विपरीत दिशा में गुणा लिखते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, हम पूछा गया है आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप और क्रॉस के कैप यानी उल्टा है, चिन्ह जो आपके पास सर्किल पे लगे हुए हैं उन तीर के चिन्हों से उल्टा है तो ये माइनस में आएगा। और आई कैप क्रॉस के कैप के बाद में कौन सा आ रहा है वो इसका मान होता है, तो ये होगा जे कैप। तो आपके पास माइनस में जे कैप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक रूप में सीधा होता है, आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट यानी कहें तो सदिश गुणन है वो के कैप के बराबर होता है, जे का के साथ में सदिश गुणन आई कैप के बराबर होता है, के का आई कैप के साथ में गुणा है वो जे के बराबर होता है। ये सर्किल चलता है, धनात्मक में उल्टा लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस जे आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 87वें क्वेश्चन की। तो सदिश ए तथा बी के तल के लंबवत इकाई सदिश बराबर हैं। ये में गलत लिखा हुआ है, में को काट देना यहाँ पर। ठीक है, में नहीं होगा, इकाई सदिश बराबर है। देखिए दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों एक ही तल में है, उस तल के लंबवत इकाई सदिश पूछा गया है। हमने सदिश गुणन में पढ़ा है कि एक वेक्टर ए और एक अन्य दूसरा वेक्टर बी एक ही तल में है तो दोनों का सदिश गुणन होता है वो उस तल के लंबवत होता है, यानी जिसको अभिलंब सदिश भी कह सकते हैं। और अभिलंब सदिश के इकाई सदिश को एन कैप से लिखा जाता है। तो एन कैप है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश होता है। तो इकाई सदिश क्या बना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में उसी के परिमाण का हम भाग दे देंगे, ये बन जाता है इकाई सदिश। तो ये आपके पास मान होगा, यानी ऑप्शन बी आपके पास इकाई सदिश का मान हो जाएगा। 88वें प्रश्न की बात करेंगे। यदि सदिश ए वेक्टर सदिश बी तथा सी दोनों के लंबवत है, एक वेक्टर ए है वो किस के लंबवत है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के लंबवत है, तो निम्नलिखित में से सत्य कथन है। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के लंबवत है, इट मीन्स ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, ये सदिश किसके लंबवत होता है, बी और सी के लंबवत होता है। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज प्रूफ भी की है। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के लंबवत है और ए वेक्टर भी बी वेक्टर और सी वेक्टर के लंबवत है। इट मीन्स क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दोनों समांतर होंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हैं, ये कैसे होंगे, समांतर। तो समांतर के लिए हम सीधे पैरेलल दो रेखाएं खींचते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास ए है, तो आपके पास ए आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 में कह रहा है यदि ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप, कोमा नहीं है भाई, ये गलती से लगी हुई है कोमा यहाँ पर, ए आई कैप प्लस वो ए वन कैप है, कोमा की बजाय क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप है। तो A वेक्टर क्रॉस जे कैप बराबर है, हम A वेक्टर को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A वेक्टर में मान है A1 आई कैप और प्लस में A2 जे कैप और प्लस में A3 के कैप, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जे कैप के साथ में। तो देखिए सबसे पहले हम A1 आई कैप को जे कैप से करेंगे, तो A1 तो अचर पद है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, अभी साइक्लिक रूप में ऊपर बताया था आई जे के बाद क्या आता है के, तो यहाँ आ जाएगा के कैप। फिर नेक्स्ट A2 जे कैप को जे कैप से करेंगे, एक समान जो आपके पास इकाई सदिश है, तो समान सदिशों का सदिश गुणन 0 होता है, तो इनका भी 0 हो जाएगा। के कैप का जे कैप से करेंगे तो ये उल्टा गुणा है, के बाद जे आ रहा है उल्टा हो रहा है तो ये माइनस में आएगा, और के और जे कौन सा बच गया, तो यहाँ आई कैप होगा, और A3 आपके पास क्या है अचर है, तो ये आपके पास मान हो जाएगा A1 के कैप माइनस में A3 आई कैप। ऐसा ऑप्शन है आपके पास तो वो देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन है बिल्कुल सी, तो सी आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90वें प्रश्न को, कहता है फलन y इक्वल टू fx के किसी बिंदु पर चरम मान होने का आवश्यक प्रतिबंध है। देखो चरम मान होने के लिए dy/dx यानी जो भी आपके पास डिफरेंशिएशन होता है, अवकल गुणांक होता है, वो 0 के बराबर होता है। अभी भी dy/dx का मान है वो 0 के बराबर होता है, तो उस कंडीशन में उस फलन का चरम मान प्राप्त होता है, उस बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, उन बिंदु पे फलन के चरम मान मिलते हैं। तो ये आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है। यदि आपको इन्हें समझना है तो आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है 8वें चैप्टर की, उस चैप्टर में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे पढ़ सकते हैं, वो आपको बेटर तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इतनी मैं आशा करता हूँ। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है किस प्रकार से चरम मान प्राप्त किए जाते हैं। चलिए 91वें प्रश्न को देखें, यदि वक्र y इक्वल टू fx के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता m है तो उस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता होगी। देखो स्पर्शरेखा पर अभिलंब लंब होता है, तो लंबवत होने की शर्त के हिसाब से हम अभिलंब की ढाल लिखें या प्रवणता लिखें तो वो क्या होगी, माइनस में 1/m स्पर्शरेखा की प्रवणता, और स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी है m, तो आपके पास आंसर होगा -1/m, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नीचे आ रहा है डी में, तो आपके पास आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 92वें प्रश्न को, कहता है फलन fx अंतराल AB में, कैसा अंतराल है AB में वर्धमान फलन होगा यदि प्रत्येक x बिलोंग ई लिखा हुआ है, क्या आएगा x बिलोंग टू AB के लिए। बताइए फलन वर्धमान कब होता है, जब आपके पास f' ग्रेटर देन 0 हो, उस कंडीशन में फलन वर्धमान होता है। होने के लिए तो इक्वल टू 0 भी साथ होता है वर्धमान के लिए, केवल हम ग्रेटर देन लिखते हैं तो उसमें निरंतर वर्धमान होता है, लेकिन ऑप्शंस में आपके पास इक्वल टू है नहीं, इसलिए केवल ग्रेटर देन 0 वाली जो कंडीशन है उसमें फलन वर्धमान होगा। ये 1 लिखा हुआ है, 1 की बजाय यहाँ पर डैश लगाना है आपको, ये सारे क्या है डैश है, यानी फलन का अवकलज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 को यानी 93वें प्रश्न को देखते हैं, वक्र y इक्वल टू x³ माइनस x के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता है। वक्र का डिफरेंशिएशन किया जाए dy/dx, वो आपको मिलेगा 3x² माइनस का 1। अब आप ढाल निकाल सकते हो, बिंदु दिया गया है x इक्वल टू 1, तो जो मान आपके पास यहाँ है इसमें x की जगह 1 रख देंगे तो 3 ही रहेगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 मान आ जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन सी मिल जाएगा, x बराबर 1 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता 2 होगी। 94वें प्रश्न को देखते हैं, यदि वक्र 2x² माइनस y² बराबर 14 के किसी बिंदु पर अभिलंब रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर है। देखो अभिलंब एक रेखा के समांतर है, अब यदि यहाँ पर वक्र का समीकरण ना भी दिया जाता तो भी काम चल जाता। अभिलंब एक रेखा के समांतर है, अभिलंब और ये रेखा दोनों समांतर है, और हमने पढ़ा है 11th क्लास में समांतर रेखाओं की ढाल कैसी होती है, समान होती है। तो इस रेखा की ढाल निकाल लीजिए, वो ये अभिलंब की ढाल कहलाएगी। इस रेखा की ढाल निकालने के लिए ढाल निकालने का सूत्र होता है माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 3 है, तो आपके पास ढाल आ जाएगी -1/3, यानी ऑप्शन डी आपके पास सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95वें प्रश्न को, कहता है फलन fx किसी बिंदु x बराबर c पर उच्चिष्ट होगा यदि x बराबर c पर क्या हो। इस फॉर्मूले को भी समझने के लिए बेस्ट तरीके से उच्चिष्ट निम्निष्ट यदि आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ एक बार मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको 16वां भाग है सीधा सा मिलेगा जो उच्चिष्ट निम्निष्ट से रिलेटेड हैं। 14, 15, 16 ये पार्ट सारे उच्चिष्ट निम्निष्ट के ही भाग हैं, तो आप वीडियो में जाकर के देख लेना, वहाँ लिखा हुआ भी है, थंबनेल लगे हुए हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना, क्वेश्चंस आपको अपने आप ही आ जाएंगे, उच्चिष्ट निम्निष्ट के कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे पढ़ लोगे तो क्या होता है, उच्चिष्ट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है dy/dx > 0 हो।
इस कंडीशन में x बराबर c पर फलन उच्चिष्ट होता है। इसके अलावा भी औरों में भी होता है, जब पावर आपके पास 4 हो उस कंडीशन में, यानी फोर्थ डिफरेंशिएशन के रूप में भी, चौथे अवकलज के रूप में भी आपके पास लेस देन 0 हो तो भी उच्चिष्ट मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ सारी कंडीशंस जो दी गई हैं ऑप्शन में वो स्क्वायर वाली ही हैं, तो यहाँ आपके पास ऐसा ऑप्शन डी में है, तो डी आपके पास सही आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको यहाँ पर लेस देन वाली कंडीशंस में इक्वल टू लगा हुआ है, बी में इसको मत लिख लेना, इक्वल टू कभी भी नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं हम 96 को, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु फलन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8 का चरम बिंदु है। चरम बिंदु निकालने के लिए फलन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 6 होगा, और चरम बिंदु निकालें हम तो कितना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, ऊपर बता दिया है, मेरे पास क्वेश्चन भी आया था, तो 0 से आपको क्या मिल जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 97वें प्रश्न को देखते हैं। तो कहता है निम्न में से किस अंतराल में फलन y इक्वल टू log sin x वर्धमान फलन है। वर्धमान होने के लिए सबसे पहले तो हम इसे dy बाई डी एक्स पता करेंगे। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन 1/sin, और sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इट मीन्स dy बाई डी एक्स आपको कितना मिल गया, cot x। अब देखिए वर्धमान होने के लिए cot x या कहें तो dy बाई डी एक्स जो आपके पास है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप बताइए cot x धनात्मक कौन से अंतराल में होता है इन चारों में से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो धनात्मक होते हैं, तो cot x भी धनात्मक होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot ऋणात्मक होता है, ये -π/2 से 0 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें भी ऋणात्मक होता है, और 0 से π में भी cot ऋणात्मक होता है, तो केवल धनात्मक किसमें होता है, पहले वाले भाग में, तो ऑप्शन ए आपके पास आंसर हो जाएगा। 98वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा का धनात्मक x अक्ष से कोण 45 डिग्री बनाती है, कोई वक्र है उसके किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा x अक्ष के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस स्पर्शरेखा की प्रवणता है, स्पर्शरेखा की प्रवणता यहाँ पर पूछी गई है। वक्र का कोई भी बिंदु है उसके ऊपर x के साथ में ढाल बनाई गई है 45, तो सिंपल सी बात है, हम ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, x के साथ बनाया गया कोण है, तो 45 है, तो tan 45 का मान आप जानते हो कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। 99वें प्रश्न को देखिए, फलन y इक्वल टू साइन की पावर p थीटा, और फिर कोमा लगा हुआ है, कोमा नहीं है भाई, गुणा में ही है ये, तो कोमा को आप हटा दीजिए, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, कोस की पावर q थीटा का एक उच्चिष्ट बिंदु है, तो उच्चिष्ट बिंदु पूछा गया है यहाँ पे। तो उच्चिष्ट बिंदु देखो x का तो नामो निशान ही नहीं है दिए गए इस समीकरण में, तो x होगा नहीं है, गलती से लिखा हुआ है x, यहाँ सभी जगह पे थीटा आएगा, पहला करेक्शन तो ये है आपके पास। ठीक है, दूसरा ये आपके पास एक्सरसाइज है 8.5, इस एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप इसे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर आप इसे देख सकते हो, पार्ट नंबर 16 है आपके पास, आप उस पार्ट नंबर 16 में प्रश्न नंबर 4 से 7 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख सकते हैं, तो आपको 7वें क्वेश्चन के आंसर के रूप में वहाँ पे मिल जाएगा कि उच्चिष्ट बिंदु है वो कौन सा होगा, tan इनवर्स रूट p बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता, एक बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन है वो इस प्लेलिस्ट 8वें चैप्टर की प्लेलिस्ट में 16 पार्ट वाले वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ आपको इसका सॉल्यूशन कंप्लीट, आई थिंक मैं कहता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भी बताएं, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूसली से वीडियोस लेकर के आएँ ताकि सिलेबस इसी मार्च महीने में पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशंस आपके सामने प्रोवाइड करा दिया है। कल जो हमारे पास वीडियो आएगा वो आएगा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का, बिल्कुल शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे, एक पंक्ति में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद, बाय।